गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील वर्मा है और मैं आप लोगों के साथ आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षाओं के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस में शामिल भूगोल और पर्यावरण के सेगमेंट पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि वर्ष 2015 से सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए अब सीसेट को सिर्फ क्वालिफाई कर दिया गया है। यानी अब सीसेट के नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, बावजूद इसके आपको उसको क्वालिफाई कर जरूर करना है, यानी उसमें पास जरूर होना है, तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक हो पाएगी। ऐसे में जब हमको ये पता हो कि हमारी मेरिट का निर्धारण सिर्फ जीएस के पेपर के आधार पर होने वाला है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि जीएस के किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं और हमको कितना समय देना है किस विषय को। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के एक ऐसे सेगमेंट के साथ हूँ जिसका पीटी और मेंस में हमेशा से वेटेज ज्यादा रहा। अगर वर्ष 2011 के बाद के पेपर को उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 30% प्रश्न केवल भूगोल और पर्यावरण के सेगमेंट से ही पूछे जाते हैं। हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमारा ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं पीटी से और फिर देखते हैं मुख्य परीक्षा में इसकी क्या भूमिका है। भूगोल यानी ज्योग्राफी, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। आप सब लोग पता है कि जो जीएस का पैटर्न है ये लगभग 2011 से ही ऐसा चला आ रहा है। 2011 से पहले एक ऑप्शनल और एक जीएस होता था और जो जीएस का नया पैटर्न है वो लगभग 2011 से। तो हम 2011 से ही स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रश्न किस वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आए। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। दो 2011, 2012, 2013, 2014, ये 2015। ज्योग्राफी से आपके कुछ प्रश्न इस प्रकार आए हैं: 16, 17, 18, ये 20 और ये 14। ये आपके आए हैं 17, 14, फिर 14, 20 और ये 10 प्रश्न। अगर आप इनका कैलकुलेशन करें तो लगभग 33 प्रश्न, 31 प्रश्न, 32 प्रश्न, 40 प्रश्न और ये 24 प्रश्न। यानी अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को उठा के देखें तो पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपके पास पीटी में आते रहे। ऐसे में आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सेगमेंट के महत्व को समझ सकते हैं। जब आपको ये पता हो कि 100 ही प्रश्न आने हैं और उसमें भी मेरिट आपकी 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में अगर आप रहते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो ऐसे में एक ही सेगमेंट से 30 प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये कहने की बात नहीं। ठीक है, ये तो हमने देखा कि 2011 में 33 प्रश्न, 2012 में 31 प्रश्न, 2013 में 32 प्रश्न, 2014 में 40 प्रश्न, 2015 में 24 प्रश्न। अगर हम 2014 को छोड़ भी दें जो कि अब तक का ज्यादा है, एक ही सेगमेंट से 40% क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको छोड़ दें, बावजूद इसके लगभग 30 प्रश्न आपसे प्रत्येक वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। ये तो था आपका पीटी का इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा में इसका क्या महत्व है। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे और हम अपनी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में भी 2013 में परिवर्तन हुआ है और जो नया पैटर्न जो अभी भी बना हुआ है और जो भविष्य में भी रहने वाला है उसमें 2013 और 2014 दो ही परीक्षाएं उस पैटर्न पे हो चुकी हैं और 2015 का पेपर अभी हमारे सामने आने वाला है।
तो हम ये देख लेते हैं कि 2013 में कितने प्रश्न आए और 2014 में कितने प्रश्न आए और 2015 में क्या पॉसिबिलिटी है। 2013 2013 में ज्योग्राफी से 70 नंबर के प्रश्न और एनवायरनमेंट से 30 नंबर के प्रश्न। 2014 में 100 नंबर के प्रश्न ज्योग्राफी से और 37.5 नंबर के प्रश्न इन्वायरमेंट और डिजास्टर और मैनेजमेंट को मिलाकर पूछे गए हैं। डिजास्टर और मैनेजमेंट इन्वायरमेंट का ही भाग है, उसको मैं इसी में शामिल कर दे रहा हूँ। यानी 2013 में 100 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे गए और 2014 में 137 नंबर के लगभग आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2015 का हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 2015 में 125 से 150 नंबर तक के प्रश्न आपके पास आ सकते हैं। ऐसे में एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी तैयारी मुख्य परीक्षा में अलग से नहीं करनी, यानी प्रारंभिक परीक्षा को अगर सही से तैयार किया जाए तो मुख्य परीक्षा में भी वो काम आ सकता है। यानी 125 से लेकर 150 तक नंबर आपके लिए कितना बेनिफिशियल फ्रूटफुल हो सकता है, ये आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। खासकर इसका जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस में अन्य विषयों जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, IR है, इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा अपडेट जिसमें अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी आवश्यकता इस सेगमेंट में आपको नहीं पड़ती। हाँ, इन्वायरमेंट के काद क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन्वायरमेंट को सही से पढ़ा है, इसके पर्यावरणीय मुद्दों पर ठीक से काम किया है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही इजी होने वाले हैं। ये आपने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की क्या भूमिका है। एक बार हम सिलेबस देखते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी पे बात करते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस जितने भी प्रश्न आ रहे हैं अधिकांश प्रश्नों को कर पाएं, ना कि सिर्फ कर पाएं बल्कि अच्छे नंबर भी हमारे आ सकें। और जो हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो गैप बना हुआ है कि हम ये कहते हैं कि कुछ पेपरों में हिंदी मीडियम के नंबर नहीं आते, कैसे हम अपने उत्तर को और ज्यादा ठोस बना के प्रेजेंट करें ताकि हमको अच्छे मार्क्स मिल सके। हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं भूगोल से। अगर भूगोल का हम सिलेबस देखें तो ये अपने आप में काफी ब्रॉड भी है, बावजूद इसके अगर हम इंटरलिंक करके पढ़ें, यानी किसी ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन को अलग अलग करके ना पढ़ें, सबको एक साथ पढ़ें, तो ये हमारे लिए बहुत छोटा और आसान भी हो सकता है। हम इसके सिलेबस को देखते हैं। अगर हम भूगोल के किसी भी किताब में सिलेबस को देखें तो उसमें जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो होता है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। जैसा से कि सबसे ही क्लियर है, भू आकृति यानी पृथ्वी पे जितनी आकृतियां हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका वर्तमान स्वरूप कैसे है, भविष्य में क्या हो सकता है, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान के तहत करेंगे। इसके बहुत से चैप्टर हैं। हम जब भू आकृति विज्ञान के सेगमेंट को उठाएंगे तो उसमें बहुत से चैप्टर मिलेंगे और एक एक चैप्टर करते हुए हम चलेंगे। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक, भूकंप, ज्वालामुखी, ऐसे ही बहुत से चैप्टर इसके अंतर्गत आएंगे। उनका हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। अभी हम मोटा मोटा सिलेबस देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। दूसरा हमारा टॉपिक है यानी सब टॉपिक है वो है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी। सबसे ही परिचित हैं आप लोग और सब अधिकांश लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। यानी हम बात कर रहे हैं जलवायु, हमें देखेंगे मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, किस देश की या किस लोकेशन की जलवायु कैसे होगी, कैसे हमको प्रभावित करती है और हम कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये सभी सेगमेंट्स हम जलवायु विज्ञान के तहत देखेंगे। तीसरा हमारा सेगमेंट है समुद्र विज्ञान यानी ओशनोलॉजी।
सबसे ही क्लियर हो रहा होगा कि समुद्र विज्ञान यानी समुद्र से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उनका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान यानी ओशनोलॉजी में करेंगे। जैसे जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ की जलधाराएं कैसी हैं, हमारे जो समुद्री जल का लवणता कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, जलीय टेम्परेचर क्या होता है, हीट बजट क्या होता है, कोरल क्या होते हैं, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, कहाँ पे मत्स्य उद्योग विकसित हो सकता है, उसमें समुद्र की क्या भूमिका हो सकती है, इनका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान के तहत करेंगे। हमारा जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कैसे भूगोल मानव की गतिविधियों को प्रभावित करता है और कैसे मानव भूगोल को प्रभावित करता है, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हो, सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, इन सब टॉपिक्स का अंतर्गत अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करेंगे। और हमारा एक जो बड़ा टॉपिक होगा वो होगा भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। अभी तक ये जो चारों पोर्शन हमने देखे यानी उनका जैसे भू आकृति विज्ञान के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, नियम हैं, वो भारत के संदर्भ में कैसे लागू होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कैसे भारत के भूगोल से जुड़ी हुई है, यानी कैसे ये जो चारों सेगमेंट्स हैं इनका भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या योगदान है, किस रूप में ये उपस्थित होते हैं, उनका अध्ययन भारत का भूगोल में करेंगे। चाहे भारत की जलवायु रही हो, कृषि हो, यहाँ का उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, या जो है कि यहाँ के वर्षा का प्रतिरोध हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो, जो कुछ भी है हम जो भी इन चार सेगमेंट्स में हम नियम पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ पाएंगे, उनका हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में वो किस रूप में उपस्थित होते हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रीय भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। हमने भारत के संदर्भ में तो देख लिया कि वहाँ का भू आकृति विज्ञान का स्वरूप कैसा है, जलवायु का स्वरूप क्या है, समुद्र विज्ञान और भारत के भूगोल में क्या संबंध है। ठीक इसी तरह क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी में हम विश्व के संदर्भ में देखेंगे कि विश्व की आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं, सामाजिक क्रियाएं कैसी हैं, कैसे भूगोल वहाँ पे मानव को प्रभावित कर रहा है, मानव ने किन गतिविधियों से भूगोल को और एनवायरमेंट को प्रभावित किया है, इनका अध्ययन हम क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। और इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको हम मैपिंग के थ्रू करेंगे, यानी एक हम वर्ल्ड टूर करेंगे और हम उसको सभी लोकेशन को इंडिकेट करते हुए हम उनकी विशेषताओं को देखेंगे कि जिन विशेषताओं जैसे हमने पर्वत, पहाड़, मैदान, प्लेट टेक्टोनिक की संरचना, इसकी गतिविधियां कैसे कैसे काम कर रही हैं, अपक्षय अपवर्तन का क्या पैटर्न है, मानव ने किन गतिविधियों के द्वारा भूगोल को कहाँ पर किस रूप में प्रभावित किया है, उनका अध्ययन हम मैपिंग के थ्रू क्षेत्रीय भूगोल के तहत करेंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने मोटा मोटा भूगोल का सिलेबस रखा। एक बार इन्वायरमेंट का सेगमेंट सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। इन्वायरमेंट के अगर कुछ सब टॉपिक्स को देखें तो ये इस रूप में होगा लगभग। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पहला हमारा टॉपिक होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसके तहत हम देखेंगे कि किसी स्थान का पर्यावरण कैसा होता है, उसका पारिस्थितिकी कैसी होती है, कैसे वो प्रभावित होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, हमारी उसमें क्या भूमिका है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता क्या होती है, किस स्थान पे कैसे मिलती है, इसका क्लाइमेटिक जोन से क्या संबंध होता है, मानव कैसे इसको प्रभावित कर रहा है, किस रूप में ये पहले थी और वर्तमान स्वरूप इसका क्या है, इसका अध्ययन हम जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के सेगमेंट में करेंगे। तीसरा प्रदूषण। प्रदूषण चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो,
चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण, सबका अध्ययन हम इस सेगमेंट के तहत करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारे देश की भूमिका क्या हो सकती है, और पूरे विश्व को कहाँ पे एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है, इनका अध्ययन हम प्रदूषण वाले टॉपिक में करेंगे। चौथा टॉपिक है वन एवं बायोम। हमें एक शब्द से तो आप परिचित होंगे, वन वायुम से भी आप परिचित होंगे। हम डीप में जाके देखेंगे वायुम क्या होते हैं, कैसे कैसे स्थान अनुसार ये बदलते हैं, वायुम का क्या संबंध पारिस्थितिकी और जैविकता से है, कैसे मानवीय गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ इनकी संरक्षण की आवश्यकता है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे यानी क्लाइमेट चेंज की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, एसिड रेन की बात हो, जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक जो होगा डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। डिजास्टर एंड मैनेजमेंट हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे भूगोल प्रभावित हुआ है, कहाँ कहाँ हमसे पर्यावरण और जैव विविधता जैसे प्राकृतिक स्थलखंड प्रभावित हुए हैं, और कहाँ कहाँ हमको मैनेजमेंट की आवश्यकता है। इसमें चाहे चक्रवात हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, भूस्खलन हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, इन सबका अध्ययन हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत करेंगे। हम ये देखेंगे कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं और कैसे हमारी भूमिका कहाँ पे कैसी होनी चाहिए और वर्तमान स्वरूप इसका क्या दिखता है। ये तो हम लोगों ने देखा कि लगभग मोटा मोटा हम लोगों ने देखा कि भूगोल और पर्यावरण का सिलेबस क्या है। अब हमारी मेन जो स्ट्रेटेजी पे हमको काम करना है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी का जो पहला पॉइंट है वो ये है भूगोल, पर्यावरण को एक साथ पढ़ना है। यानी भूगोल और पर्यावरण अलग अलग नहीं है, हमको दोनों को एक साथ पढ़ना होगा। जब तक हम भूगोल और पर्यावरण को एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक ये हमारे लिए अधूरा रह जाएगा और हम दोनों को इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी स्ट्रेटजी का सबसे पहला बिंदु होना चाहिए कि कैसे हम टॉपिक्स को इंटरलिंक करते हैं, कैसे मेंस की अगर कॉपी लिख रहे हो, मेंस के उत्तर दे रहे हो, तो कैसे दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ा जाए कि हम कम शब्दों में अपनी बात को ज्यादा बातों को रख सकें और हमारा उत्तर अधिक ठोस हो सके। दूसरा, किन सामग्री का हम अध्ययन करें। जो हमारा अगला प्रश्न है कि किन सामग्रियों का हम अध्ययन करें। इसमें सबसे जो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ क्लास करते हैं तो आपको किसी भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी मटेरियल है, किताब हो, नोट्स हो, आप उसको पढ़ते रहिए और जिस तरीके से मैं आपके सामने जो टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए। और एक चीज और, जब भी आप क्लास की चीजों को नोट करिए तो कॉपी के दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी सी जगह और छोड़िए, ताकि जैसे मैंने एक चैप्टर आज कंप्लीट किया, मैं हो सकता है उसी चैप्टर को कुछ दिन बाद आपके सामने दोबारा रिवाइज करवाऊं और नए तरीके से करवाऊं। हो सकता है उस चैप्टर को मैं कहीं दूसरे जगह से ले जाके इंटरलिंक करूं, तब उन चीजों को आप यहाँ पे लिख सकेंगे और पहले से यहाँ पे लिखी हुई चीजें उसके साथ जोड़ सकेंगे। ठीक है, यानी अब किसी भी, मैं एक किताब का नाम नहीं लूंगा कि आप इसको पढ़िए, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी मटेरियल आपके लिए इजी लगता है, आप उस पे काम करिए। एक जो सबसे बड़ा काम आपको अपने लिए करना है वो ये करना है मैपिंग का।
सबसे ज्यादा मेहनत मुझे लगता है आपको मेरे साथ इस टॉपिक में करनी होगी। मैं जैसे ही 10 से 15 क्लास से जो बेसिक ज्योग्राफी हो जाएंगे, मैं आपके साथ मैपिंग एक एक महाद्वीप को लेते हुए हम उसके चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हों, सांस्कृतिक गतिविधियां हों, पर्यावरणीय मुद्दे हों, सबका हम एक तरफ से अध्ययन करते हुए हम चलेंगे। और हम मैपिंग के थ्रू, जैसे मान लीजिए हमने उत्तरी अमेरिका से स्टार्ट किया, उत्तरी अमेरिका में जितने टॉपिक्स हैं सबको हम मैपिंग के तरफ लोकेट करते हुए और उनका उसी जगह उसका इम्पोर्टेंस, उसका समस्याएं और उसका भविष्य में क्या पैटर्न हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए, उसके तहत हम काम करेंगे। तो सबसे ज्यादा काम मुझे लगता है आप लोगों को मेरे साथ इस पे करना है। मैं इस मैपिंग पढ़ाते समय आप लोगों को एक बार पूरा ज्योग्राफी न सिर्फ रिवाइज करवाऊंगा, बल्कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, जो भी हमने अभी तक नियम देखे हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के, वहां देखेंगे कि क्या इनकी कंडीशन है और कैसे किया जा सकता है। और जो लास्ट वन हमको जो काम करना है वो ये करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी टॉपिक्स को सिर्फ जो है कि पढ़ना नहीं है और एक टॉपिक को अलग करके समझना नहीं है, जोड़ने का प्रयास करना है। जैसे मैंने आपके सामने प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर क्लियर किया, आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया। जैसे ही मैं भूकंप पढ़ाऊंगा, ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, वैसे ही वो चैप्टर आपको भी जोड़ने की आदत डालनी होगी। आपको भी सोचना होगा कि मैं जो डिक्टेट करवा रहा हूँ ये मैंने कैसे करवाया और कैसे ये चैप्टर वहां पे जाके जोड़ रहा। ठीक इसी प्रकार से हर जगह आपको इंटरलिंक एप्टीट्यूड पे आपको अपने अंदर विकसित करना होगा, यानी इंटरलिंकिंग की कैपेसिटी आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी और वो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला जो सेगमेंट है जियोमॉर्फोलॉजी के तहत। उससे हम एक पहला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है, और धीरे धीरे हम अपने ज्योग्राफी के सेगमेंट के क्लास को स्टार्ट करते हैं।